Okay, Manish, I think the reservation for OBCs are inappropriate. What do you think? मनीष जी, आपने बोला कि विवेकानंद जी ने ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा था, तो उनके जो फिलॉसफी थे उसका क्या नाम था? सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मनीष कुमार। थैंक यू सर। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने अपनी 10वीं की कक्षा विवेकानंद पब्लिक स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन मैंने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है। अच्छा, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? सर सिविल सर्विसेज एक मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर मैं सर लोगों के साथ एक इंटरेक्ट कर सकता हूँ और उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं हेल्प कर सकता हूँ। और एक ये भी जो सिविल सर्विसेज से जो जुड़ी हुई एक सोशल रिस्पेक्ट भी है और मुझे जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो ये जॉब सिक्योरिटी मेन इशू है या फिर सोसाइटी के लिए काम करना सोशल गवर्नेंस और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार के लोगों का। चाहिए? आपको नहीं लगता बिहार में ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है रादर देन सिविल सर्वेंट्स? सब लोग तो सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना चाहते हैं। सॉरी सर मैं एंटरप्रेन्योर्स की ज्यादा जरूरत है, आपको नहीं लगता है? ये सर एंटरप्रेन्योर्स भी तभी डेवलप करेंगे जब हमारा ब्यूरोक्रेसी जो स्ट्रांग होगा सर, क्योंकि हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो स्टील फ्रेम होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर ब्यूरोक्रेसी अगर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो सर इवन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए सर मुझे लगता है कि सर ये एक ब्यूरोक्रेसी जो फाउंडेशन है किसी भी स्टेट के गवर्नेंस का और उसके ऊपर सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो आप खुद सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और बाकी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, राइट? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं अगर सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा तो मैं सर एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी योजना, इस तरह की योजनाओं को सर मैं और प्रमोट कर सकता हूँ और बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता हूँ। स्टार्टअप्स के साथ क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे? अभी रिसेंटली एक मुजफ्फरपुर में आपने शायद न्यूज में पढ़ा भी होगा, है ना, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सेमीकंडक्टर डिवाइस से रिलेटेड एक स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया था। यस राइट, शायद न्यूज में पढ़ा है क्या? मैं भी ऐसा नहीं पढ़ा है तो उनका कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ यस कि सेमीकंडक्टर में वैसे भी इंडिया अभी पिछड़ा हुआ है, राइट, और बिहार में वो सेटअप करना चाह रहे थे इंडस्ट्री, उनको काफी इश्यूज फेस करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो बिहार में स्टार्टअप लाने की सोची, वो भी सेमीकंडक्टर में, जो इतना बड़ा चैलेंजिंग एरिया था। तो आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट करेंगे? सिर्फ पहले तो एक स्किल अवेयरनेस या स्किल सेंटर हमें हमारे बिहार में नहीं, स्किल सेंटर से तो स्टार्टअप्स तो नहीं आएगा ना। स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं, बताइए। सर स्टार्टअप सर कोई भी उद्योग को, मतलब कोई एक पर्सन होगा जो कोई नया उद्योग को खड़ा करना चाहता है, अपने जो भी उसके एक्सपीरियंस है, जो भी स्किल्स है, और वो खुद का इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करके एक तो कैसे वो आपको किस किस सेक्टर में दिखता है कि स्टार्टअप्स को आना चाहिए और गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? इस स्कीम्स को छोड़ दीजिए, स्कीम से तो स्टार्टअप्स तो वैसा प्रमोट नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं हो पाएगी। आप बताइए अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया जिसको सेटअप होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे कि वेस्ट चंपारण में सर चनपटिया मॉडल का जहाँ पर यूज किया गया था, जहाँ पर सर हम लोगों ने जो माइग्रेंट लेबर थे उनका स्किल मैपिंग किया था और उनके पर्टिकुलर स्किल, मतलब वो अगर बिहार से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस तरह का सर स्किल मैप करके हम लोग यहीं पर उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करें ताकि वो माइग्रेट ना करे और अपना एक इंडस्ट्री या छोटे जो भी कुटीर उद्योग है वो लगा सके। एग्जांपल बताइए कुछ। सर चनपटिया मॉडल ही एग्जांपल है। अच्छा, मॉडल बता पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। माइग्रेशन के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? कितने तरह के माइग्रेशन होते हैं? सर दो तरह के मेनली होते हैं, पुल बेस्ड और पुश बेस्ड माइग्रेशन होते हैं सर। पुल बेस्ड में जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है या वेज ज्यादा होता है तो लोग वहाँ से, मतलब जहाँ पर डेस्टिनेशन रीजन में अगर उस तरह के सुविधा नहीं मिल पाती है तो वो दूसरे स्टेट जाते हैं। लेकिन पुश बेस्ड सर वो फोर्स्ड होता है, जैसे कि यहाँ कहीं भी रीजन में पॉवर्टी हो या डिजास्टर हो या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो तो वो पुश बेस्ड माइग्रेशन होता है, जिससे लोग वहाँ से दूसरे स्टेट में या दूसरे
देश में पलायन करते हैं। विवेकानंद किस लिए फेमस थे? विवेकानंद एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और लीडर रह चुके हैं हमारे इंडिया के, और उन्होंने पहली बार जो हमारे वेदांता फिलोसफी और योगा फिलोसफी को वेस्टर्न कंट्रीज में प्रमोट किया और वहाँ के साइंटिफिक टेम्पर्स और एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में प्रमोट किया। उनका हिंदुत्व के प्रति क्या राय था, और उनके थॉट में आज जो राइट विंग पॉलिटिक्स जो देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस लगता है? उनके आइडियोलॉजी का हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व था। उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं किया था सर, उन्होंने एक सेकुलर आइडियाज को प्रमोट किया था जिसमें ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर उन्होंने लगा था। इवन उन्होंने कहा था कि सर जीवात्मा जो है परमात्मा से ज्यादा बड़ा है, तो ह्यूमैनिटी को उन्होंने सबसे ज्यादा दिया था और उसके बाद सेकुलरिज्म को उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है मनीष जी, आपने बोला कि विवेकानंद जी ने ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा था, यस, तो उनके जो फिलॉसफी थे उसका क्या नाम था? एक तो वेदांता फिलोसफी उन्होंने प्रपोज, जो शंकराचार्य वेदांत का तो है जो दर्शन। शंकराचार्य का जो था मैम, वो न्यू वेदांता फिलोसफी। नव मानववाद जानते हैं आप? मैम इंग्लिश में आप बोल सकते नहीं जानते, ओके। अच्छा ये बताइए, साइक्लोन किसको कहते हैं? साइक्लोन में एक लो इंटेंस प्रेशर डेवलपमेंट होता है एट द सेंटर, और ये मेनली अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये सी सरफेस पे डेवलप करता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि 27 डिग्री टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, और उसके कारण मैम वो इंटेंस लो प्रेशर डेवलपमेंट होता है, और वो मतलब एक अच्छा, ये जो हमारे यहाँ जो साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है तो ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में होता है, जबकि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, अरेबियन सी है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में नहीं होता है। इसका क्या रीजन है? मैम इसका बहुत सारे रीजन है। एक पहला रीजन तो मैम, जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन डेवलप होता है तो वो लेट सितंबर या अक्टूबर में होता है। उस समय हमें देखते हैं कि मानसून का टाइम होता है, तो उस समय सोमाली जेट जो स्ट्रीम जो है वहाँ पर वेस्टर्न जो अरेबियन सी में डेवलप होता है, जिसके कारण वो एक कोल्ड टेम्परेचर वो प्रोवाइड करता है मैम। कोल्ड टेम्परेचर, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग ऑफ सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना कम चाहिए? होना चाहिए मैम, कम होना सॉरी ज्यादा होना चाहिए मैम। लेकिन अरेबियन सी में ये सोमाली जेट स्ट्रीम के कारण मैम वो वहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और सेकेंड रीजन मैम ये भी है कि विंड शियर का जब जैसे जैसे हम लोग सी सरफेस से ऊपर जाते हैं, वो जो विंड का जो मूवमेंट होता है मैम वो चेंज होते रहता है इन अरेबियन सी में, जिसके कारण वो मैम ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ नहीं डेवलप कर पाता है। असना अभी जो आया था साइक्लोन, उसका नाम सुना है? यस मैम। ये बोला गया है कि ये पिछले 100 साल में ये तीसरा बार था जो नॉर्दर्न हमारे अरेबियन सी में ये आया था। इसका क्या रीजन था? मैम एक तो क्लाइमेट चेंज है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो सोमाली करंट है मैम वो बहुत वीक हो गया है, तो अब वो सी सरफेस टेम्परेचर को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, अभी तो उस पर रिसर्च किया जा रहा है। आपने कैसे बोल दिया? मैम अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है मैम, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अभी जितने भी जो साइक्लोन्स आ रहे हैं अरेबियन सी में, वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है मैम। आपको लगता है क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है? मैम एक फैक्टर हो सकता है ये, और दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है। ज्योग्राफिकल फैक्टर चेंज हो गया है। अगर हम लोग अरेबियन सी के बारे में देखा मैम, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर ये है कि वहाँ पर बहुत सारी कम, मतलब जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। अच्छा, सी विंड किसको कहते हैं? सी विंड, हाँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। सी विंड मतलब नॉर्मल समुद्री हवाएं। ये तो ये समुद्री हवाएं जो मतलब जो समुद्र से लैंड की ओर जा रही हो, क्यों चलती हैं? बिकॉज ऑफ मैम एक तो लैंडवेज और सीवरेज का कॉन्सेप्ट है, और एक बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण भी चलती हैं। हाँ, तो ये जो हवाएं चलती है कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। ओके। और ये बताइए आप कि एल नीनो इफेक्ट क्या है? एल नीनो इसमें मैम ट्रेड विंड जब वीकेंड हो जाता है मैम, ये कहाँ आता है? एल नीनो कहाँ है? ये पैसिफिक ओशियन में है। ये क्या है? मैम एक तरह का इवेंट है, एल नीनो इवेंट होता है, जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में एक बार होता है।
लेकिन इसमें क्या होता है मैम कि जो वेस्टर्न जो कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है लो टेम्परेचर हो जाता है, और जो पेरुवियन कोस्ट पर टेम्परेचर हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड, क्योंकि ट्रेड विंड अब जो गर्म हवाएं जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं ले जा रही है, उसके कारण वहाँ पर जो डिसेंडिंग एयर होता है और पेरुवियन कोस्ट पर असेंडिंग एयर होता है, जिसके कारण वो एक वॉकर सर्किल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो एल नीनो है वो ला नीना से कैसे अलग है? मैम ला नीना में जो वॉकर सर्किल वो रिवर्स नहीं होता है, वो सेम रहता है, लेकिन वो उसका इंटेंसिटी इंटेंसिफाई हो जाता है। आप वॉकर सर्किल बोल रहे हैं, आप यहाँ पे कोई नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात। वॉकर सर्किल मैम ये होता है कि जब वेस्टर्न कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर जब टेम्परेचर लो रहेगा तो वहाँ डिसेंड करेंगे एयर। सॉरी मैम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, हाई प्रेशर से। अच्छा ये बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, दोनों में आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं? मैम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं, और अगर जस्टिसेबिलिटी की बात करते हैं तो सर मैम जो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे? मैम 11। तो आपको लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी जरूरी है ह्यूमन के लिए? कोरिलेटिव दोनों मैम, मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट दोनों कोरिलेटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने लिखा है अपना हॉबी लिखा है क्रिकेट। यही सर। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा क्यों मिलता है क्रिकेट को इंडिया में, और क्या ये सही है कि एक ही हम स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दें और बाकी सारे स्पोर्ट्स में हम बहुत पीछे हैं? इसका क्या रीजन है और ऐसा सही है? मैम अभी के परिदृश्य में देखते हैं तो मैम और दूसरे स्पोर्ट्स काफी ऊपर निकल कर आए हैं, जैसे कि अभी ओलंपिक में लाइक जैवलिन भी, कबड्डी भी, दूसरे स्पोर्ट्स भी अभी काफी तेजी से। आपको पता है ओलंपिक में भारत कहाँ था? एक भी हमने गोल्ड मेडल नहीं लिया। आप कैसे कह रहे हैं कि ओलंपिक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं? मैंने बोला मैम कि ओलंपिक में बहुत सारे जो गेम्स है वो बाहर मतलब उभर कर आ रहे हैं। जैसे जैवलिन, पहले कोई लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैवलिन जानने लगे। बॉक्सिंग, जो विमेन बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है मैम, ये सब अभी उभर कर आ रहे हैं। लेकिन ये सच बात है मैम कि हमें क्रिकेट में मतलब इंडिया में क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, क्योंकि मैम ये एक हिस्टोरिकल रीजन भी रहा है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जब तो हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसका मतलब तो यही रहा। नहीं मैम, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी दूसरे स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कबड्डी है, वो अभी भी प्रो कबड्डी लीग जैसे चल रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू दूसरे खेलों को बढ़ावा दे रही है। तो अभी के परिदृश्य में ये नहीं कर सकते मैम कि क्रिकेट को ही सिर्फ बढ़ावा मिल रहा है। आपने भी क्रिकेट लिखा है, बाकी हम लोग भी देखते हैं कि क्रिकेट को ही मिलता है महत्व, तो जितने लोग आते हैं सारे क्रिकेट ही। तो आप लोगों को तो कम से कम एज अ सिविल सर्वेंट, आपने बोला हम जाएंगे तो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप भी तो जाएंगे तो क्रिकेट को ही बढ़ावा देंगे फिर? मैम मैं तो स्पोर्ट्स को मैं ट्राई करूंगा कि जिस स्पोर्ट्स में रुचि है उसको मैं प्रमोट करूं। वो मेरा पर्सनल डिसीजन था मैम कि मैंने क्रिकेट को चूज किया। बट अगर लोगों को, दूसरे स्टूडेंट को अगर वेट लिफ्टिंग या खो खो या कोई भी गेम खेलना, तो मैं उसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। Okay, Manish, I think कि reservation for OBCs are inappropriate. What do you think? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में भी इन्होंने बोला था कि हमें रिजर्वेशन, जहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहाँ पर है, तो हमें रिजर्वेशन देकर उनका सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन भी था, जैसे गवर्नमेंट ने इंदिरा सोहानी केस में 50% रिजर्वेशन का उन्होंने दिया था। तो उसके कारण सर वो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है लोगों का। तो मुझे नहीं लगता सर कि ये इनअप्रोप्रिएट है। ओके, कौन से प्रोविजन में लिखा हुआ है ये? सॉरी सर, रिजर्वेशन की बात ओबीसीज के लिए कौन से प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 में। सब क्लॉज? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन डी और ई। ओके, वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था हमारे, विच मींस हमारे फोरफादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चाहते थे। यस सर। तो आपको लगता है कि ये बिकॉज ऑफ पॉलिटिसाइजिंग और
बिकॉज ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स ये चीज किया गया है? नहीं सर, अगर अब इंडिया का परिदृश्य में हम लोग देखते हैं तो सर अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे 33% पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में झेल रहा है, और जो SC/ST का जो कंडीशन है और वो थोड़ा सा बुरा कंडीशन है, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है, इलिटरेसी भी कम है। तो सर उनके सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस उनके साथ हुआ है सर, तो उनको प्रमोट करने के लिए और ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए सर मुझे लगता है कि अभी रिजर्वेशन की जरूरत है। SC/ST के साथ हुई हैं ऐतिहासिक गलतियां, इनजस्टिस, हिस्टोरिक इंजस्टिस इसकी आप बात कर रहे हैं। Yes, OBC के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि OBC एक अम्ब्रेला टर्म कॉइन कर दिया गया ताकि सब लोग अपने आप को, जो भी उस अम्ब्रेला टर्म में बिलोंग करते हैं, वो लोग सब एक साथ रिकॉग्नाइज करें और वो लोग एक साथ वोट करें? क्योंकि OBC में मान लीजिए एक A कास्ट है, B कास्ट है, C कास्ट है, D कास्ट है। A कास्ट के अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में तो A कास्ट वाले ही वोट करते हैं, लेकिन चूंकि OBC एक टर्म कॉइन कर दिया गया तो उसकी वजह से A कास्ट, B कास्ट, C कास्ट, D कास्ट, ये चारों कास्ट उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। आपको नहीं लगता है कि ये पॉलिटिक्स है? सर ये हो सकता है, ये कहीं ऐसा हो सकता है कि ये चीजें हो, बट मुझे लगता है कि सर अभी भी जो रिजर्वेशन की अगर बात OBC की बात है तो अभी सुप्रीम कोर्ट जैसे क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में बांट दिया कि इसलिए बात वो डिवाइड कर दिया कि ताकि जिनको जो सोशली एफ्लुएंस हो चुके हैं उनको हम लोग रिजर्वेशन से बाहर कर दें, और जिनका अभी भी सर सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ उनको हम लोग ऊपर लाएं। EWS कैटेगरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर, अभी रिसेंटली 106 अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, जो कास्ट एक OBC है, उन सबको EWS कैटेगरी में डाल दिया जाए, OBC कैटेगरी हटा के? सर EWS मतलब वो तो अलग ही कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी। तो मैं जनरल के लिए है ना वो EWS, मैं कह रहा हूं OBC में आ जाए, OBC को भी जनरल कर दो, EWS एक नया कैटेगरी बनाओ और उसके बेसिस पे आप जो है रिजर्वेशन बढ़ा दो, 40% कर दो, 30% कर दो, 35% कर दो। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करने से और पेंडोरा बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। किस चीज का? EWS जो अदर कैटेगरी वाले EWS है, OBC कैटेगरी खत्म कर देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एबॉलिश। ओके, और सबको EWS कैटेगराइज करो, तो फिर वोटिंग भी होगी, तो पुअर लोगों से वोट मांगा जाएगा, कास्ट के बेसिस पे वोटिंग नहीं होगी। ये सर ऐसा कर सकते हैं सर, अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन इससे भी करने के लिए सर एक पब्लिक डोमेन में ऐसा नोटिस जाना चाहिए कि लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर अभी भी हम लोग देखते हैं तो सर हमारे कंट्री में अवेयरनेस इतना ज्यादा नहीं है, तो इससे सर सोशल अनरेस्ट होने की बहुत संभावना हो जाती है। ओके, आपने 2 अटेम्प्ट दिया है इसके पहले, सर। और आपके जो ये परफॉर्मर है वो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही नॉन सीरियस और बहुत ही आलसी टाइप के इंसान हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता है सर। अगर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है तो वो मेरे परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन को भी शो करता है, जो कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आता हूँ तो मैं उस एक्सपीरियंस और उस नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं तो आपका काम देख रहा हूँ, आपने ना प्लेस लिखा है स्कूलिंग का, ना परसेंटेज लिखा है, ना सब्जेक्ट लिखा है ग्रेजुएशन का, और इधर बाकी सारी चीजें भी आपने ना सैलरी लिखा है फादर का, ना प्रोफेशन लिखा है उनका, तो ये तो आपके नॉन सीरियसनेस को शो करता है। नहीं सर, ये मतलब मैं जब ये फील कर रहा था तो सर मैं बाहर था, मैं अच्छे से फील नहीं कर पाया था क्योंकि ये मेरे मोबाइल से ओपन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कैफे में जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको। कितना परसेंटेज था आपका? किसमें सर? 10th में? 10th में सर 9.8 CGPA। पापा का प्रोफेशन क्या था? सर गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन से किस पोस्ट पे हैं? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। पुलिस में बहुत करप्शन है, आप इस बात को मानते हैं? मुझे नहीं लगता है सर करप्शन है, बट हाँ ऐसा केसेस हम लोग ने बहुत देखा है कि यहाँ पर करप्शन के मामले में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार और उन पर लीगल एक्शन लिया है। लेकिन सर हम एक लार्जर परिदृश्य में अगर बिहार की बात करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। आपको ऐसा नहीं लगता है? ओके, आपको ऐसा इसलिए भी नहीं लगता होगा क्योंकि आपके पापा ऑलरेडी हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं।
नहीं सर, एक तो मेरे पापा मेरे लिए इंस्पिरेशन भी है सर, कि उनके ऑनेस्टी से मैं काफी प्रभावित हूँ। तो उनको मतलब, और उनसे जब मैं बातचीत भी करता हूँ इस बारे में, तो उन्होंने अपने वो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताते, तो मुझे ये लगता है कि अभी काफी इफिशिएंट हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, काफी एफिशिएंट। लोगों को ऐसा नहीं लगता लेकिन मनीष। यस सर, अब हो सकता है सर, ये कुछ सेक्टर में हो सकता है कि लोग नाखुश हो एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। जैसे सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप ले रही है, 112 डायल, जैसे उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है। और फिर सर जैसे CCTNS का हम लोगों ने अभी यूज किया है कि साइबर क्राइम को कम किया जा सके। तो ऐसा नहीं है सर कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बट ये हो सकता है कि सर अभी हमारे पास इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या सेंसिटिविटी की थोड़ी सी कमी है, जिसको गवर्नमेंट अभी सुधार रही है। Okay, Manish, that will be all. Thank you so very much.